Yeah, let me record it. Yeah, again, I would like to tell you कि we are discussing about who? We are discussing about William Shakespeare, खासकर biographical study और उनका literary career which was divided by Dr. Dowden into four parts. उसके अलावा शेक्सपियर as a dramatist and sonneteer. But in today's class, we are only going to talk some basic points related to William Shakespeare. मैं उन चीजों को एक तरह से रिवाइज करा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, एंड यू विल कम टू नो कि वो चीजें आपके माइंड में रहेंगी। जिन चीजों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ उन चीजों को आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी लाइफ, डेथ, उनका अपना बर्थ मीन्स डेथ, उनका फादर मदर जो आप पहले से जानते हैं, कुछ डेट्स है उसको मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन में करके मैं उसको बता रहा हूँ, आपको केवल ध्यान से सुनना है। जो मैं बताऊंगा, अगर वो 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, देन आई विल गिव टाइम कि आई विल आस्क क्वेश्चन और आपको उसका मुझे आंसर देना है। सबसे पहला चीज की शेक्सपियर एज अ राइटर, शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर एज अ सोनेटियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज. Elizabethan age means the age which covers the period from 1558 to 1603. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट स्टुअर्ट डायनेस्टी से। मैं फिर से आपको बता दूं कि एज अ राइटर शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज का मतलब है 1558 से लेकर के 1603। और एलिजाबेथन एज किसके नाम पर रखा गया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर रखा गया है। और यह जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पे रखा गया वो किस राजवंश से बिलोंग करती थी? स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। शी वाज बिलोंगिंग टू स्टुअर्ट डायनेस्टी, एक स्टुअर्ट राजवंश था, वहां से वो बिलोंग करती थी, वहां से एक सिलसिला किंगशिप का शुरू होता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर और हिज एज, तो उसके पहले की कहानी मैंने आपको एज ऑफ रिवाइवल में पूरा बताया था। जब आप किसी राइटर को, मैंने पहले भी कहा था, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी राइटर, तो दो पॉइंट पे बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज की द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ दैट राइटर, और दूसरा चीज की व्हाट हैपेंड बिफोर दैट राइटर, व्हाट हैपेंड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, या हु वर द प्रीकर्सर्स, हु वर द प्रीकर्सर्स। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो पॉइंट है जो हमें हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? पहली बात तो प्रीकर्सर कौन थे शेक्सपियर के, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। एक ये बातें मैं सब कुछ कर चुका था, बट इन मॉर्निंग सेशन आई हैव नॉट डन, दिस इज वाई मुझे वो बातें करनी पड़ रही है। तो जो लोग मॉर्निंग सेशन में, सोनिया जी हैं, मिथिलेश जी हैं, गोपाल जी हैं, अपर्णा जी हैं, सुरभि जी हैं, और मुझे लगता है आरती मैडम ने भी ज्वाइन किया हुआ है, और साथ ही साथ तो नेहा जी ने भी क्लास को ज्वाइन किया है, शिवांगी जी भी हैं, और ममता मैडम है, आरती पाल मैडम है। मैं इन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गिव योर टाइम और एकदम आराम से सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे दोबारा मुझसे क्वेश्चन करिएगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूं तो आपको आंसर देना है। तो मैं ये बता रहा था कि किसी भी, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी राइटर, या व्हेन यू वांट टू नो अबाउट विलियम शेक्सपियर, कि विलियम शेक्सपियर इज इन आर्ट सिलेबस, इज इन टीजीटी एंड पीजीटी एज अ राइटर ही इज प्रिस्क्राइब, तो किसी भी राइटर को समझने के लिए ये जरूरी है कि उस राइटर के जीवन पर बात करने से पहले फर्स्ट वी शुड नो हु वर द प्रीकर्सर, उससे पहले कौन लोग आए हुए हैं, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट की हु वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ दैट राइटर, या व्हाट हैपेंड इन द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में क्या हुआ। सबसे पहले हम प्रीकर्सर पर बात करते हैं, क्यों? चूंकि कल उस पर बात हुआ है। प्रीकर्सर का मतलब कि एलिजाबेथन एज से पहले, एलिजाबेथन एज कब शुरू होता है? 1558 ईस्वी में शुरू होता है। 1558 ईस्वी से पहले की अगर हम बात करेंगे तो उसको हमने क्या आपको नाम दिया था? एज ऑफ रिवाइवल। वह जो एज ऑफ रिवाइवल था वह 100 साल का बांटा गया है, 1450 से 1550। तो जो एज ऑफ रिवाइवल है, कल उसमें बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन उनमें से मैं केवल एक पॉइंट पे बात करूंगा। वो कौन सा पॉइंट है? यूनिवर्सिटी विट्स। मैं जिस पॉइंट पे बात करने जा रहा हूं उसका क्या नाम है? यूनिवर्सिटी विट्स। पहले मैं यूनिवर्सिटी विट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर मैं आपसे ही जानूंगा, दो यू ऑल हैव टोल्ड मी यस्टरडे।
फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या था. इट वाज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, लैटिन स्कॉलर्स, हु स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज. यह जो ग्रुप था यह लैटिन स्कॉलर्स का था और इन लोगों ने कहां पे पढ़ाई की थी? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. दे स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. दे वर 7 इन नंबर. वे 7 लोग थे. कल उस पर डिटेल में मिथिलेश जी ने भी बात किया था. तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक पॉइंट बताता हूं कि जब भी आप यूनिवर्सिटी विट्स की बात करेंगे, विट्स का मतलब ही इंटेलेक्चुअल से है. तो एक्चुअली इट वाज अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट वाज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर जो 2 यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. दे स्टडीड देयर एंड दे वर द लैटिन स्कॉलर्स. और ये सब शेक्सपियर से पहले के, दे वर लैटिन स्कॉलर्स. दे ट्रांसलेटेड मोस्ट ऑफ द लैटिन वर्क्स इन इंग्लिश. उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया. देन द पीपल केम टू नो अबाउट व्हाट द लिटरेचर और ड्रामा, सब फिलोसफिकल वर्क, उन सब चीजों के बारे में लोगों को पता चलता है. अब जो ये स्कॉलर्स थे उसमें से कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर थे जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं. जो प्रोमिनेंट स्कॉलर थे उसमें सबसे बड़ा नाम है क्रिस्टोफर मार्लो का. क्रिस्टोफर मार्लो जो है उनके लिए एक आता है कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर. शेक्सपियर का रास्ता जिसने बनाया वह कौन रहे? क्रिस्टोफर मार्लो रहे. अब ऐसा नहीं है कि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में थे या जो है वो क्या करते थे, कुछ ऐसा निर्माण करते थे, सड़क वगैरह बनाते थे. नो. यहाँ पे रास्ता बनाने का मतलब यह है कि जो साहित्य उन्होंने लिखा, जो उन्होंने पार्टिकुलरली उसको क्रिएट किया, उसी पर शेक्सपियर की इमारत खड़ी होती है. शेक्सपियर उनको फॉलो करते हैं. और कल भी जब इवनिंग में अभी क्वेश्चन आया हुआ था, इवनिंग में मैंने लिया था तो मैंने बताया था, मैंने कहा था कि ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि शेक्सपियर का जो लिटरेरी कार्य है जो बांटा गया है उसमें से जो पहला पीरियड है 1588 से 1596, उस पर जो सबसे ज्यादा असर है वो यूनिवर्सिटी विट्स का था. So you will come to know, you can see the impact of university wits when you ultimately try to get what? When you try to get कि Shakespeare's literary career was divided into 4 parts, and especially the first period that covers the time from 1588 to 1596. It has the impact of what? It has the impact of university wit. तो शेक्सपियर से पहले के प्रिकर्सर को बात करना क्यों जरूरी है? प्रिकर्सर को बात करना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप प्रिकर्सर को नहीं जानेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वहां से कवर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन. तो यूनिवर्सिटी विट्स अगर आप जान लेंगे तो काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो उन यूनिवर्सिटी विट्स में एक आदमी है जिनका नाम क्रिस्टोफर मार्लो था. क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर. क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. ही वॉज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. वह यूनिवर्सिटी विट्स के लीडिंग स्कॉलर थे. और जब वह यूनिवर्सिटी विट्स के लीडिंग स्कॉलर थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने ट्रेजिडी लिखा, उन्होंने क्या किया? हिस्टोरिकल प्ले लिखा और एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखा. जो उन्होंने ट्रेजिडी लिखा है उसमें से डॉक्टर फास्टस, टैम्बरलेन, जीव ऑफ माल्टा, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है. डॉक्टर फास्टस, टैम्बरलेन, जीव ऑफ माल्टा. इसके अलावा उन्होंने पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा जिसका नाम एडवर्ड सेकंड है. क्रिस्टोफर मार्लो आल्सो रोड द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले and the title of that historical play was Edward II. In this way, you will come to know कि Christopher Marlowe wrote. What did he write? He write historical play Edward II and some tragedies. और आपको याद होगा कि शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा.
तो जो शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा वो कहीं ना कहीं एडवर्ड सेकंड से प्रभावित थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि शेक्सपियर को जो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, वन हु हैज रिटन 37 प्लेज, 154 सॉनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, उसके पहले किसी ने तो कुछ तो किया होगा ना, तभी तो वो उससे प्रभावित हुए होंगे। क्योंकि शेक्सपियर लैटिन स्कॉलर से नहीं प्रभावित थे, शेक्सपियर होमर से नहीं प्रभावित थे, शेक्सपियर वर्जिल से नहीं प्रभावित थे, शेक्सपियर थियोक्रिटस से नहीं प्रभावित थे, शेक्सपियर सोफोक्लिस से नहीं प्रभावित थे। प्रभावित का मतलब उन्होंने उनको जाना होगा, कुछ चीजें ली होंगी, लेकिन शेक्सपियर अपने प्ले में अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने लैंड की खुशबू डालना चाहते थे। उन्होंने जो इंग्लिश राइटर्स थे उनको तरजीह दी, उनको उन्होंने इमिटेट किया। एंड सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, ये तो एक राइटर यूनिवर्सिटी विट्स के रहे हैं जिनका नाम क्रिस्टोफर मार्लो था, जिन्होंने एक हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकंड लिखा, जिन्होंने कुछ ट्रेजिडीज लिखा जिनका नाम है डॉक्टर फास्टस, जिनका नाम है टैम्बरलेन, जिनका नाम है जीव ऑफ माल्टा, और भी उनके रहे हैं। और इनके जो भी प्लेज आए हुए हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है मार्लोवियन हीरो। व्हाट इज दैट टर्म? दैट टर्म इज द मार्लोवियन हीरो। Marlovian hero is a concept which refers to the hero created by Christopher Marlowe. The hero created by Christopher Marlowe. वह हीरो जो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा तैयार किया गया, वही आपका क्या है? मार्लोवियन हीरो है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी खासियत क्या होती है? मार्लोवियन हीरो रिफर्स अ कैरेक्टर और हीरो जो कि किस पर आधारित है? One who has the basic attributes of Renaissance, one who has the beauty of Renaissance, one who has the spirit of Renaissance. मार्लोवियन हीरो वह हीरो है जो रिनेशा से प्रभावित था, जिसमें रिनेशा के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, जिसमें रिनेशा के सारे गुण मौजूद है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मार्लोवियन हीरो कहा जाता है। तो आई होप कि नाउ यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड क्रिस्टोफर मार्लो। और अब सवाल ये उठता है कि जो रिनेशा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअलिज्म, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमनिज्म, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिबरलिज्म, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सर्च फॉर नॉलेज एंड पाथ। ये दो वर्ड आप कभी ना भूलिएगा जब भी मार्लोवियन हीरो आएगा। इंडिविजुअलिज्म और दो पॉइंट, सर्च फॉर नॉलेज एंड पाथ, ज्ञान की और शक्ति की तलाश, यह जो है मार्लोवियन हीरो की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट लिखा था, वह क्या था? दैट वाज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। द वर्ड्स जो ब्लैंक वर्ड्स उन्होंने यूज किया, उसके लिए यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो कि बेन जॉनसन ने एक फ्रेज यूज किया है जिसको माइटी लाइंस कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है हु यूज्ड द फ्रेज माइटी लाइंस फॉर द वर्ड्स यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो इन हिज प्लेज, तो आंसर क्या होगा? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्रिस्टोफर मार्लो के वर्ड्स के लिए जो फ्रेज यूज किया है उसका नाम माइटी लाइंस है। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो के अलावा यूनिवर्सिटी विट्स में कुछ और भी नाम है। उनमें से एक नाम है जॉन लाइली, जिन्होंने यूफ्यूज लिखा था, EUPHUES, जो प्रोज रोमांस रहा है। उसके अलावा एक नाम है थॉमस लॉज, जिन्होंने रोजालिंड लिखा था, ROSALYNDE।
और रोजालिंड को शेक्सपियर ने अपने एक प्ले का सोर्स बनाया और उस प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी विट्स में एक और राइटर हैं जिनका नाम है टॉमस किड। टॉमस किड ने क्या लिखा था? स्पेनिश ट्रेजिडी। शेक्सपियर ने स्पेनिश ट्रेजिडी को अपने एक प्ले का सोर्स बनाया और शेक्सपियर के उस प्ले का नाम है हैमलेट। इसके अलावा एक और राइटर हैं जिनका नाम है टॉमस नैश, जिन्होंने पहला पिकरेस्क नावल लिखा और उस नावल का नाम है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सिटी विट्स में एक स्कॉलर है जिनका नाम है टॉमस नैश। टॉमस नैश ने पहला पिकारेस्क नावल इंग्लिश में लिखा और उस नावल का नाम है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये सारी चीज कब से आ रही है? यू विल कम टू नो यूनिवर्सिटी विट्स के साथ, और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमने क्यों उठाया शेक्सपियर के पहले की सिचुएशन में, आपको क्यों बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ, अगर उनके एज यू लाइक इट की बात आती है तो थॉमस लाज के रोजालिंड का नाम आता है। अगर मैं आपसे ये कहता कि एज यू लाइक इट का सोर्स डायरेक्ट, अगर मैं बता देता कि एज यू लाइक इट का सोर्स थॉमस लाज का रोजालिंड है, आपके माइंड में तुरंत एक चीज आता है, थॉमस लाज किस चिड़िया का नाम है, कहाँ से आ गए बीच में। तो ये सारी चीजों से पहले each and everything, each and every doubt which you have ultimately in your mind, I want to remove those things. I want to erase such a thing. कोई भी चीज ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद की अगर आप सिचुएशन देखेंगे कि कुछ और वर्क मैंने नाम लिया था, कल मैंने बताया था एक राइटर है इरास्मस जिन्होंने प्रेज ऑफ फॉली लिखा था। मैंने बताया था टॉमस मैलोरी का मार्टे डी आर्थर है। मैंने ये भी बताया था कि विलियम कैक्सन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज 1498 में की। मैंने आपको ये भी बताया था गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। मैंने आपको कापरनिकस और टालेमी को लेकर के बात किया था कि पहले कैसे कहा जाता था द अर्थ इज इन सेंटर एंड द सन मूव्स अराउंड इट, लेकिन रिनेशा में इस चीज को चैलेंज किया गया और कहा गया नो, द सन इज इन सेंटर एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट। तो द पार्टिकुलर चेंजेस जो शेक्सपियर से पहले हुए हैं 100 साल में पूरे यूरोप में, वो कहानी अलग है। और उसी चेंज के साथ साथ इंग्लैंड में परिवर्तन की कहानी यूनिवर्सिटी विट्स के थ्रू शुरू होती है। उस पर आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी है शेक्सपियर को जानने के लिए। इफ वी वांट टू नो अबाउट शेक्सपियर, इफ वी वांट टू एडमायर शेक्सपियर, वी मस्ट नो हु वर द प्रीकर्सर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। फिर उसके बाद यहीं पे नहीं खत्म हो जाएगा। जो सोनेट पेट्रार्च ने शुरू किया था इंग्लैंड में, उसको सर थॉमस यॉर्ट ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने पेट्रार्चन पैटर्न को फॉलो किया। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने सोनेट के बॉडी में या उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया। उन्होंने थ्री क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किया। किसने? हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने। हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे यूज्ड थ्री क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, एंड देन यू विल कम टू नो राइम पैटर्न जो उसका था ए बी सी डी ई एफ जी जी। बाद में उसी को शेक्सपियर ने फॉलो किया और आप देखेंगे कि शेक्सपियर कितना 154 सॉनेट लिखते हैं। शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट। फिर उसमें उन्होंने डार्क लेडी, उसमें उन्होंने जो है डब्ल्यू एच क्यूपिड को डेडिकेट करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। बाद में उनका सॉनेट 1609 ईस्वी में पब्लिश होता है थॉमस थार्पे के द्वारा। और जब यह 1609 ईस्वी में पब्लिश होता है तो यह शेक्सपियर के लिटरेरी करियर का लास्ट फेज था, चौथा चरण।
तो अगर आप शेक्सपियर के सोनेट की बात करते हैं तो क्या जो है बगैर सर थॉमस यार्ड के, बगैर हेनरी हावर्ड अल्लाह के बाद की कोई चीज कंप्लीट हो जाएगी? वो तो जितनी बार होगा, पेट्रार्च को अपना बात करिएगा, लेकिन जो है ये तो है ना कि शेक्सपियर का जो पैटर्न ऑफ सोनेट है, जो थ्री क्वार्टेंस है, जो एक कपलेट है, सबसे पहले किसने इसको लाया मार्केट में? हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सरे ने लाया। अब दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि शेक्सपियर 37 प्लेज लिखते हैं, और उन्होंने अपनी 37 प्लेज में ब्लैंक वर्स का यूज किया। तो ब्लैंक वर्स को तो शेक्सपियर ने जन्म दिया नहीं। ब्लैंक वर्स के लिए क्रेडिट किसको दिया जाएगा? हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सरे को दिया जाएगा। फिर हमें सारे के बारे में जानना होगा कि ब्लैंक वर्स जो है क्या है, या अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्स है। इट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ एलिजाबेथन एज। नॉट ओनली शेक्सपियर बट जॉन मिल्टन आल्सो यूज्ड इन देयर प्रोमिनेंट वर्क्स, एंड it was introduced for the first time in English literature by whom? By Henry Howard Lobsare in his book, means the particular book which he translated, Virgil's Aeneid, that was in Latin. उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और यह घटना 1540 की है। बुक सेकंड और बुक फोर में उन्होंने ये बात बताई। तो मैं ये बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं, मैं इतना ज्यादा या या नहीं, या लेट मी से या नहीं या हाँ। Actually, when we talk about कि when you say कि I said कि Christopher Marlowe is known as father of blank verse, I did not, yeah, but I think कि you could not listen it. He said कि this man Christopher Marlowe used blank verse for the first time in his plays. So, as a dramatist, if anyone asks you who was the dramatist that used blank verse for the first time in his plays, then that was who? Then that was Christopher Marlowe. It was the statement of Mr. Mithless. So there is a difference. There is a difference ki one who is the father of blank verse and one who used it for the first time in drama. Father is another thing. When you talk about who is the father, the credit goes to whom? The credit goes to Henry Howard Sare. हेनरी होवर्ड सरे से पहले किसी ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज नहीं किया है। और ये घटना मैंने बताया कब की है? 1540 की है। जब हेनरी होवर्ड सरे ने इसका यूज किया, तब उन्होंने इसका यूज कहां पे किया? पोइट्री में किया। तो हेनरी होवर्ड सरे को दो क्रेडिट जाता है। पहला क्रेडिट ये जाता है कि वह एक तरह से फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स है इंग्लिश लिटरेचर में, एक चीज। दूसरा चीज, पोइट्री में सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स को यूज करने वाले कौन आदमी रहे हैं? हेनरी होवर्ड सरे हैं, चूंकि उन्होंने ये काम कहां पे किया? ट्रांसलेशन में किया, वर्जिल्स एनीड। लेकिन जब ये चीज आता है कि आखिर ड्रामा में इसका यूज किसने किया, तब ड्रामा में इसके यूज की बात किसको दिया जाता है? द क्रेडिट गोज टू क्रिस्टोफर मार्लो। ड्रामा में यूज करने की जब बात आती है, या गॉर्बोडक, जो गॉर्बोडक है, गॉर्बोडक में भी इसका यूज किया गया है। लेकिन गॉर्बोडक के सेंस में ये आता है कि गॉर्बोडक पहली ट्रेजिडी है, ध्यान में रखिएगा। वहां पे ये प्ले की बात नहीं है। वहां पे जब यूज किया जाता है कि फर्स्ट ट्रेजिडी जिसमें की हीरोइक, जी मैडम, अपर्णा। तो जो गॉर्बोडक की बात है, गॉर्बोडक के बारे में कहा जाता है कि गॉर्बोडक इज द फर्स्ट ट्रेजिडी। वहां ना ड्रामा की बात है, ना वहां उसकी बात है, बल्कि यहां बात ये हो रही कि पहली ट्रेजिडी, पहला कॉमेडी
पहला हिस्टोरिकल प्ले। अगर इन सब की बात की जाएगी तो जो आपका पहली अंग्रेजी की ट्रेजिडी है वह क्या है, गार्बडक है। और उस गार्बडक में इसका यूज किया गया। तो वो जो क्वेश्चन आप उठा रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट, नॉट द फर्स्ट प्ले बट द फर्स्ट ट्रेजिडी, रिमेंबर दैट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? द फर्स्ट ट्रेजिडी उसके साथ वर्ड होता है। मैं फिर से बता दूं कि ब्लैंक वर्ड्स को जब ये आएगा कि इंग्लिश लिटरेचर में किसने यूज किया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको आंख मूंद करके हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सर है। और अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले पोइट्री में किसने यूज किया है, तब भी आपको क्वेश्चन यही जाएगा, हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सर है। क्योंकि जब हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सर ने ब्लैंक वर्ड्स को पहली बार यूज किया तो किसी में यूज किए होंगे ना, उन्होंने किस में यूज किया, पोइट्री में यूज किया। तो दोनों क्वेश्चन का क्रेडिट किसको जाएगा, हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सर को। लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा कि ड्रामा में किसने इसको पहली बार यूज किया है, तो ड्रामा में यूज करने का क्रेडिट क्रिस्टोफर मार्लो को जाएगा। लेकिन जब ये चीज आएगी कि इसको प्योर ट्रेजिडी में किसने यूज किया है, तो वह जो प्योर ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट है वह कहां पे जा रहा है, गार्बडक को जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्टोरिकल प्ले में सबसे पहले इसको किसने यूज किया, तब भी क्रिस्टोफर मार्लो को जाएगा। कारण है कि पहला हिस्टोरिकल प्ले क्रिस्टोफर मार्लो ने ही लिखा है। मेरे ख्याल से जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम शेक्सपियर को बात करेंगे तो शेक्सपियर से पहले बहुत कुछ है जो हमें डिस्कस करना है, बहुत कुछ है जो हमें बात करनी है, जिस पर हमने किया। अब मैं एक एक लोगों को उनसे दो तीन क्वेश्चन शेक्सपियर से पहले की जो मैंने बात बताई है वो मैं जानना चाहूंगा। उसके बाद मैं दूसरा फेज लूंगा उनके कंटेम्प्रेरी को। मैं ममता जी को, ममता जी आवाज जा रही मेरी? ममता जी, जहां पे आपका नाम लिखा है वहीं पे एक माइक बना हुआ है, यू कैन टच एंड अनम्यूट। ममता जी आप मैसेज भी कर सकती हैं। आरती में, अच्छा। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, बरेली डिस्ट्रिक्ट। जी ममता जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस बैच। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि नाउ वी आर कवरिंग व्हाट एलिजाबेथन एज एंड विलियम शेक्सपियर। उस पर हम लोगों ने कुछ बात किया। अभी आपके सामने ब्लैंक वर्ड्स को लेकर के बात हुई है। जितनी बातें मैंने ब्लैंक वर्ड्स को लेकर बताई है उसको आप डिफाइन करिए, मैंने क्या क्या बताया। जी। You have understood, madam. I'm not saying कि you did not understand. I'm saying कि just explain. What did you come to know? आप क्या जान पाई है हिंदी में, इंग्लिश में, वन लाइनर में, आप उसको एक्सप्लेन करिए। जी। या 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 but my question is who introduced blank verse for the first time in English literature? हेनरी होवार्ड अल्लाफ सरे। हेनरी होवार्ड अल्लाफ सरे ने अपनी किस किताब में, इन विच बुक? या पोइट्री में कौन सा पोइट्री? ओके, वर्जिल्स एनीड। वर्जिल जो है, एनीड एक रोमन पोएट थे वर्जिल, उन्होंने एक वर्क लिखा था एनीड। उनकी किताब का ट्रांसलेशन उन्होंने किया 1540 में, बुक सेकंड एंड बुक फोर, उसको लेकर के उन्होंने बात कही है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंक वर्ड्स? आपकी नजर में ब्लैंक वर्ड्स क्या है? अगर डिफिनीशन आ जाए ब्लैंक वर्ड्स का तो क्या, इज इट राइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स या अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स? राइम्ड? नहीं, इट्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स।
यू आर अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, बट थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। Okay. शिवांगी जी, शिवांगी जी, जी आपको आवाज मेरी जा रही है? या जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट इज ब्लैंक वर्ड, हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन ब्लैंक वर्ड? या 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 written in blank words. If I ask the question कि what the phrase has been used by Ben Jonson for the words of Christopher Marlowe, mighty line. Yeah, my next question आपसे ही है कि जब हम इसकी बात करते हैं ब्लैंक वर्ड्स को, तो ब्लैंक वर्ड्स में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, व्हेन यू कम टू नो इट वाज एन आइडियल मीटर। किस एज का आइडियल मीटर था? Blank verse was an ideal meter in which era या in which period? 16th सेंचुरी बेटा, लेकिन बट यू हैव टू से एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, उसके बाद भी रहा है, लेकिन एलिजाबेथन एज में बहुत ज्यादा इसका यूज किया गया है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन किस में लिखा गया है? आई एम नॉट आस्किंग द नेम ऑफ द राइटर, किस वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में, या एग्जैक्टली। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो द प्रिल्यूड जो एपिक है, वो किसमें लिखा गया है? दैट इज आल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्ड। और अगर मैं आपसे एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि शेक्सपियर के सारे प्लेस किस में लिखे गए? ओ माय गॉड, शिवांगी जी, ऐसा ना हो कि मैं आत्महत्या कर लूं और मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है और आपका ऊपर नाम आ जाए, आपको इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं आप पा रही, तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। विलियम शेक्स विलियम शेक्सपियर का ये नहीं पता कि उनके सारे प्लेस जो है ब्लैंक वर्ड्स में अभी कितनी बार बताया गया है? ठीक है, ओके, डजेंट मैटर। या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। नेहा जी, जी आर यू गेटिंग माई वॉइस? बिटिया ऐसा करिए कि आप पूरा ये बताइए कि ब्लैंक वर्ड्स में और हीरोइक कपलेट में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्ड्स एंड हीरोइक कपलेट? फिर भी आपको ये पता है कि दोनों के बीच में क्या एक डिफरेंस कुछ आप बता सकती है? यस, सही जा रही है, आप बताइए, बताइए, सही आप कह रही है। ब्लैंक वर्ड्स, आप मुझे केवल ये बताइए कि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है या राइम्ड होता है? ओ माय गॉड, मतलब आप देसी घी और डालडा के बीच में अंतर भी नहीं कर पा रही है। ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है, हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है। कपलेट का या हीरोइक कपलेट का डिफिनेशन यही है, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। और ब्लैंक वर्ड्स को ब्लैंक वर्ड्स इसलिए कहा जाता है कि वह अनराइम्ड होता है। अच्छा, खैर, दोनों में कौन सा मीटर यूज किया जाता है?
iambic pentameter या iambic pentameter recording. या आई जस्ट वांट टू नो, मैं मुखातिब जो था, मुझे लगता है नेहा जी से मैं मुखातिब था। और या मैं ये जानना चाहता था कि जैसा आपने बताया कि आयाम्बिक पेंटामीटर होता है, मैंने कहा कि आयाम्बिक पेंटामीटर क्या है, उसमें 5 फीट और 10 सिलेबल का यूज किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेहा जी के बाद मैं गोपाल जी से जानना चाहूंगा। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? टेल मी समथिंग अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, वट एवर यू नो, वट एवर आई टोल्ड यू, आप मुझे बताइए उनके बारे में। या या यस 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 यस। नाइस, नाइस एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन। या नाउ आई वुड लाइक टू नो समथिंग विद मिथिलेश जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मैं आपसे केवल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, यू हैव ओनली टू गिव द आंसर। हु रोट रोजालिंड? शेक्सपियर का कौन सा प्ले रोजालिंड पर बेस्ड ऑन है? हु रोट स्पेनिश ट्रेजिडी? कौन सा प्ले शेक्सपियर पर का उस पे आधारित है? नाइस, हैमलेट। And just I want to know कि which was the first historical play? How many historical plays were written by William Shakespeare? The sonnets of William Shakespeare falls in which period? In his literary career. Regarding his literary career, it falls fourth period. When did it publish? 1609 now. Yeah. Who was the publisher? Tom, yeah, Thomas Tharpe. That's good. That's good. मैं जो अभी एक पॉइंट नहीं बताया, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको पता है। जस्ट आई वांट टू नो कि शेक्सपियर का जो कलेक्शन ऑफ प्लेज है, जिसको फोलियो नाम दिया गया, पहली बार कब आया था, फर्स्ट फोलियो? यस, नाइस। एंड हु वाज द ब्रिंगर? हेमिंगवे एंड कॉन्डेल। या हेमिंगवे एंड कॉन्डेल। हेमिंगवे एंड कॉन्डेल। एंड सेकेंड फोलियो? या नाइस, नाइस एक्सप्लेनेशन, गुड। या नाउ आई वांट टू नो, अब आपसे नहीं, मैं जो है जानना चाहता हूँ, if Surabhi is getting my voice, Surabhi, बिटिया, who wrote Euphues? या who wrote Morte d'Arthur? Thomas Mallory. Yeah, Thomas Mallory. Who wrote Praise of Folly? Erasmus.
Who wrote Unfortunate Traveler? Our Life of Jack. Who wrote Unfortunate Traveler? Our Life of Thomas Nash. And Unfortunate Traveler is an example of पिकारेस्क नावल में जो वर्ड पिकारेस्क है, इट केम फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो. इट मीन्स या गुड रोग, नेव, वैगाबंड, स्काउंड्रल. या दैट्स गुड, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ब्यूटीफुल. अपर्णा. अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस विच ईयर? बिटिया है ना कहना कि सर ये पढ़ाए नहीं थे या कल में. या गुड. एंड इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा विच ईयर? गुड, 1498. हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप? सोनिया. या अब अपन ना अपने आप को म्यूट कर लीजिए. सोनिया. हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप? गैलीलियो. हु not discovered but invented. Who invented printing press? Who is known as father of sonnet? Petrarch. Petrarch, father of sonnet. Who wrote Divine Comedy? Who wrote The Prince? Machiavelli. Yeah, now some more question I expect from you. Just I want to know कि जब हम इतना कवर करते हैं तो who introduced sonnet in England? No, बिटिया. Sir Thomas York. Who introduced blank verse for the first time? In which book? कब की घटना है? कौन सी किताब में? Book 4. Blank verse is unrhymed या rhyme form of word? Good. Nice explanation. Good. Yeah, please mute. Please mute. Now Shivangi ji. Shivangi ji. Yeah, I think you are getting my voice. मैं आपसे कुछ वर्क पूछूंगा जो सबको ध्यान से सुनना, चूंकि मैं सॉनेट की बात यहाँ कर रहा हूं. मैं सॉनेट को फिर से एक बार थोड़ा सा वो करूंगा. मैं कुछ वर्क जानना चाहता हूं. सॉनेट में एक कलेक्शन है जिसका नाम है टॉर्टल्स मिस्टिलेनी. ये किसका कलेक्शन है? देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट टॉर्टल्स मिस्टिलेनी. हु रोट इट? ये जो बेटा कलेक्शन है सर थॉमस यॉट और हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे का. किसका है? हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे. ये 1557 में पब्लिश हुआ है. इसका नाम टॉर्टल्स मिस्टिलेनी इसलिए रखा गया कि टॉर्टल पब्लिशर का नाम है और मिस्टिलेनी का मतलब एक मिला हुआ, किन दोनों लोगों का मिला हुआ काम है? सर थॉमस यॉट और हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे का. नाउ ये तो यहां तक पूरा का पूरा बात रही. अब हम लोग जो है उसके बारे में बात करेंगे जो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी रहे. अगर यहाँ इसके पहले जो प्रिकर्सर है उसको लेके किसी का कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन आस्क. अदरवाइज मैं आगे चलूं. नो क्वेश्चन. So just I want to tell you कि when you talk about the contemporary of William Shakespeare, इसका मतलब कि अब आप 1558 के बाद की बात कर रहे हैं. 1558 का जो समय है वह एलिजाबेथन एज का समय है. 1564 में शेक्सपियर पैदा हुए हैं. 1616 में उनकी मौत हुई है. यह एक कॉमन पॉइंट है. एक मुझे बताने की जरूरत नहीं, रटाने की जरूरत नहीं. देयर आर सो मेनी बुक्स जो आपके अलमीरा में पड़ी होगी. बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि
आप एग्जामिनी होने के नाते नाउ यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट कि शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564, शेक्सपियर डाइड इन 1616, जो डेट है 23 अप्रैल है। ही वाज बोर्न स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। हिज फादर वाज जॉन शेक्सपियर, मदर वाज मेरी आर्डन शेक्सपियर, वाइफ वाज एनी हैथावे 8 years ओल्डर देन हिम। ये सब कोई बहुत डिस्कशन वाला चीज नहीं होता, ये जुबां पे होता है, जो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। बच्चे का नाम हैमलेट, जूडिथ, ऑल दीस थिंग, वो अपना जो डिस्कशन का चीज है वो आपसे किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप शेक्सपियर को उठा रहे हैं तो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी में हमेशा तीन आदमियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक नाम है एडमंड स्पेंसर, जिनको पोएट्स पोएट कहा गया है, वह एलिजाबेथन एज के सबसे बड़े पोएट है। और जो एडमंड स्पेंसर है उनको जो टाइटल पोएट्स पोएट का दिया गया है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो है रोमांटिक एज के एसेइस्ट थे एंड ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। मैं फिर से बता दूं कि जब आप शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी की बात करेंगे तो कंटेम्प्रेरी में आपको एडमंड स्पेंसर जानना जरूरी है। Edmund Spenser was what? Edmund Spenser was the contemporary poet of William Shakespeare. He got the title Poet's Poet and the title was given by whom? The title was given by Charles Lamb. जो चार्ल्स लैम्ब है उनको क्या कहा जाता है? प्रिंस एमंग एसेइस। लैम्ब को भी एक टाइटल मिला हुआ, वह कौन सा टाइटल मिला हुआ? प्रिंस एमंग एसेइस्ट उनको कहा गया, लैम्ब को। यह एक अदर पॉइंट। Now the next point I would like to discuss with you, and what is that? Why this poet is famous? This poet is famous because in English literature उन्होंने इतना खूबसूरत पोयम लिखा which was unexpected. जियोफ्रे चौसर के बाद अगर पोइट्री में किसी ने काम किया है तो एक आदमी ने किया। वह कौन आदमी है? जियोफ्रे चौसर के बाद एडमंड स्पेंसर। उन्होंने लिरिक लिखा, उन्होंने सोनेट लिखा, उन्होंने एपिक मैनर में लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखा, उन्होंने पेस्टोरल पोयम लिखा, उन्होंने जो है एलिजी लिखा। मैं एक एक केवल नाम लेना चाहता हूं। जब भी उनके सोनेट की बात आएगी एडमंड स्पेंसर के, तो उस सोनेट का नाम है एमोरिटी, AMORETTI। जो एमोरिटी है कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट, 88 सोनेट उसमें है। और उसमें उन्होंने अपनी बिलव्ड और वाइफ दोनों उनकी एक ही रही जिनका नाम एलिजाबेथ वायल था, उसको उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। नंबर 2 पॉइंट, उन्होंने एस्ट्रोफेल नाम से एक एलिजी लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? सर फिलिप सिडनी की मौत पर लिखी है, जो कि पेस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है। उन्होंने एपीथैलेमियन और प्रोथैलेमियन नाम से लिरिक लिखा हुआ है। एपीथैलेमियन का मतलब सेल्फ मैरिज सॉन्ग एंड प्रोथैलेमियन का मतलब अदर्स मैरिज सॉन्ग। उन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर नाम से पेस्टोरल पोयम लिखा हुआ है, जो इंग्लैंड की 12 मंथ्स की ब्यूटी को, कंट्री साइड ब्यूटी को बताता है, और वह इकोलॉग में डिवाइड किया गया। इकोलॉग। द नेक्स्ट पॉइंट which I would like to discuss with you, उन्होंने ग्रेट एपिकल मैनर में फेरी क्वीन लिखा है, जो एलिगोरिकल एपिक का एग्जाम्पल है, और जिसमें आप करीब 6 कंप्लीट किताब पाते हैं, और एक किताब जो है जल गई थी। 12 का उनका टारगेट था। एडमंड स्पेंसर को क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में लाने वाले आदमी का नाम सर फिलिप सिडनी है। सर फिलिप सिडनी है। So in this way you come to know about this great poet एडमंड स्पेंसर, पोएट्स पोएट। किसके दरबार में? क्वीन एलिजाबेथ के दरबार। और किसके कंटेम्प्रेरी? विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी। जियोफ्रे चौसर के बाद इंग्लिश लिटरेचर में अगर कोई ग्रेट पोएट आता है वो कौन है? एडमंड स्पेंसर।
उन्होंने एक स्टैंजा फॉर्म निकाला जिसका नाम स्पेंसरियन स्टैंजा था, जो 9 लाइन्स का स्टैंजा रहा। मैं ममता जी से जानना चाहूंगा कि ममता जी, जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, मुझे याद है कि आपने इसको कवर कर लिया होगा, आपको आया होगा इसी। ममता जी, आवाज जा रही है आपको? जो स्पेंसरियन स्टैंजा है कितने लाइन का है? बिटिया, मैं सानेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं स्पेंसरियन स्टैंजा पूछ रहा हूँ। कितने लाइन का है? या ओके, कोई बात नहीं। पूनम जी, जस्ट म्यूट। ममता जी म्यूट। ममता जी, आप अपने आप को म्यूट कर ली। पूनम जी, पूनम आवाज नहीं जा रही है। कंचन मैडम, मैडम, स्पेंसरियन स्टैंजा कितने लाइन का स्टैंजा है? जी, आवाज आ रही है मैडम? गेटिंग योर वॉइस मैडम, गेटिंग। क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें, ओके, नेटवर्किंग इशू आपके साइड हो सकता है, कोई बात। जी मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है। नेहा, नेहा, आप बेटा एक्सप्लेन करिए जो स्पेंसर के बारे में बताया गया। जी, बताइए। बताओ बेटी, आ रही है आवाज? नेहा, 9 लाइन स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा। ममता जी, आपने सुना कि उन्होंने क्या बताया? ममता जी, 9 लाइन स्टैंजा। हाँ, और आगे नेहा बताओ बेटा। हु रोड फेरी क्वीन? एमोरिटी क्या है? ओ नो, कलेक्शन ऑफ सॉनेट। कितना सॉनेट था? कितना सॉनेट है? 88। 88। 88 सॉनेट है, ठीक है। जस्ट म्यूट, जस्ट म्यूट। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, और जो उनके बचे हुए वर्क है एक्सप्लेन करिए। या एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन एंड शेफर्ड्स कैलेंडर, या एपिलॉग, या एस्टोफिल, दैट इज एन एलिजी। सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी, यस। बहुत अच्छा। तो लगभग लगभग मिथिलेश जी ने और नेहा जी ने बताया कि उनके वर्क क्या क्या रहे। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, पूरा रिकॉर्डेड है। जिन लोग नहीं, खास करके ममता जी, कंचन मैडम को आवाज नहीं जा रही है, जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, वीडियो अपलोड होगा, तो आप उसे जरूर से जरूर करिएगा। उनके समय के दूसरे जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, उनका नाम है सर फिलिप सिडनी। जो सिडनी है वो क्रिटिक भी है, प्रोज राइटर भी है और पोएट भी है। एज अ क्रिटिक उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ पोएजी। एज अ क्रिटिक उन्होंने एक क्रिटिकल या पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ पोएजी। दूसरा चीज, उनका एक वर्क है जो कि कलेक्शन ऑफ सोनेट है, जिसका नाम है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल जो है ये आपके सिडनी के नाम पर आता है, और स्टेला उनकी बिलव्ड का नाम पर
और जो उनकी बिलव थी उनका नाम था पेनिलोप डेवरेक्स। ओरिजिनल नेम पेनिलोप डेवरेक्स था, लिटरेचर में उनको स्टेला के नाम से एड्रेस किया गया है। उसके अलावा या या पेनिलोप डेवरेक्स, PENELOP, पेनिलोप डेवरेक्स, DEVEROUX, पेनिलोप डेवरेक्स। एक और इम्पोर्टेंट पहलू, जो इम्पोर्टेंट चीज है जो जानना जरूर, कलेक्शन ऑफ सॉनेट एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, डिफेंस ऑफ पोएजी, क्रिटिकल पैम्फलेट। तीसरा जो चीज है वो है उनका प्रोज रोमांस जिसका नाम है आर्केडिया, सिडनीज आर्केडिया, ARCADIA, यह उनका प्रोज रोमांस रहा। मैं गोपाल जी से मैं चाहूंगा कि वो इस पूरी चीज को रिपीट करें। जी, या आई वांट टू नो कि व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट सर फिलिप सिडनी एंड हिज वर्क, प्लीज एक्सप्लेन इट। या आई सेड कि यू एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली, यू टोल्ड ऑल द पॉइंट्स, खास करके जो उनका सोनेट है एस्टोफेल एंड स्टेला की, उसमें 108 सोनेट है और 11 सॉन्ग्स है, उसको आपने बताया। दूसरा चीज आपने ये बताया कि वह जो है एक तरह से जो है कोर्टियर भी थे, ग्रेट सोल्जर भी थे, एंड इन अ वार ही लॉस्ट हिज लाइफ। और सर फिलिप सिडनी ने ही एडमंड स्पेंसर को एलिजाबेथ के कोर्ट में इंट्रोड्यूस कराया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने उनके जो है प्रोज रोमांस आर्केडिया के बारे में बताया। आपने जो है उनको एज अ क्रिटिक ये बताया कि उनका एक पैम्फलेट है जिसका नाम डिफेंस ऑफ पोइजी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने पोएट को सीयर या प्रॉफिट कहा है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है कि हु कॉल्ड द पोएट सीयर और प्रॉफिट, हु कॉल्ड, सर फिलिप सिडनी ने। सीयर और प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर के संदेश को धरती पर पहुंचाने वाला। तो यह एक बहुत बड़ी पदवी होती है। उनका ये मानना था कि ईश्वर के बाद अगर कोई क्रिएटर है दुनिया में तो वह जो है कौन है, पोएट ही है। उसके बाद एक और कंटेम्परेरी रहे जो प्रोज के फील्ड में थे, और प्रोज के फील्ड में जो कंटेम्परेरी थे उनका नाम है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, मेरे शब्द को ध्यान में रखिएगा। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। क्या या when you talk apology for poetry, it is also defense of poesy. You will come to know कि later on ये जो है एक जवाब में लिखा गया था जिनका नाम क्या था, परहैप्स थॉमस पीकॉक और समवन एज अ क्रिटिक। वहां पे जो एपोलॉजी फॉर पोइट्री है वह उसी को ही रिपेंड करता है। एपोलॉजी का मतलब ही उसके डिफेंड में उन्होंने जा करके उसको लिखा हुआ है, फॉर डिफेंडिंग द पोइट्री। व्हाट आई वांट टू से कि एपोलॉजी फॉर पोइट्री यह उनका एक एग्जैक्ट टाइटल है उनके पैम्फलेट का। बट इन दैट पैम्फलेट he writes that critical pamphlet to defend the poetry, so it is also known as defense of poetry। और ये जो चीज उन्होंने लिखा था, थॉमस पीकॉक एक क्रिटिक थे, उनके जवाब में उन्होंने इसको लिखा था।
Next point I would like to tell you, when you talk about this particular man फ्रांसिस बेकन, तो फ्रांसिस बेकन क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश एसे। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एसे कौन है, तो फादर ऑफ एसे फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन। दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ एसे फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ। बेकन ने टोटल 58 एसेज लिखे हैं, जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ। 1597 में 38 एसे, सॉरी 10 एसे, 1597, 1612 में 38, फिर उसके बाद आपका 10, 10, 38, 10, 58। जो फ्रांसिस बेकन है, इनका एसेज इट पब्लिश्ड इन 1597, कामा 1612 एंड 1625। 1597 में 10 एसेज आया पहली बार, 1612 में 38 एसेज आया है, 1625 में फिर 10 एसेज आया। 38, 10, 48 प्लस 10 बराबर 58। बेकन को फ्रांस अलेक्जेंडर पोप ने द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। बेकन के जो एसेज हैं उसमें प्रैक्टिकल विजडम है, एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा गया है, लैटिन कोटेशंस है, आर्केइक वर्ड्स है, और उसमें एपिग्राम है, शॉर्ट और पिथी स्टेटमेंट। दीज थिंग्स वी फाइंड, आप उनका देख सकते हैं, ऑफ रिवेंज, ऑफ स्टडीज, ऑफ मैरिज, ऑफ प्रिंसेस, सो मेनी एसेज। उनका जो और इम्पोर्टेंट, या उनके एसेज में प्रैक्टिकल विजडम, एपिग्रामेटिक सेंटेंस, एपिग्रामेटिक EPIGRAMATIC, उनके ऐसे में लैटिन कोटेशंस, लैटिन कोटेशंस, these things you see, these things you find। उनका दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, एक का नाम था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, और दूसरे का नाम था जस्ट आई एम मिसिंग, एडवांसमेंट ऑफ नोवम आर्गेनम, नोवम आर्गेनम, NOVUM, नोवम आर्गेनम, ORGANUM। और एक और कौन सा था? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। आई थिंक यू गॉट इट। मैं दोबारा चाहूंगा मिथिलेश जी, जो मैंने बेकन के बारे में बताया, आप एक्सप्लेन करिए। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, गुड। सेंटेंसेस। हम्म। यस। या वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हाउ मेनी एसेज हैड बीन रिटन बाय दिस मैन? कब कब पब्लिश हुआ है? आपने पहले बार वाले में थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक कर दिए, 1557 आपने शब्द यूज कर दिया। इज इट 1557 या इज इट 1597, 1597? नो, इट्स 1597।
या अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, सॉरी, मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मिथिलेश जी आपसे ही कि फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है? मॉन्टेन कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांस। गोपाल जी मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगा, इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। गोपाल, कि जो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस किसको कहा जाएगा? जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, प्लीज म्यूट। सुरभि जी से मैं जानना चाहूंगा, सुरभि जी, एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है बेटा? या गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। ठीक है। नेहा मैं आपसे बेटा जानना चाहूंगा कि जो एपिग्रामेटिक सेंटेंस होते हैं उसकी क्या डिफिनीशन होती है? एपिग्राम क्या है? या हिंदी में तो सूक्ति परक वाक्य होगा, और इंग्लिश में इसको कहा जाएगा शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट। SHORT, शॉर्ट माने छोटा, फिर पिथी है PITHY, पिथी माने इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग, शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट। नाउ द, या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। मैं सोनिया जी से जानना चाहूंगा कि सोनिया जी आर्केइक वर्ड क्या होता है? आर्केइक वर्ड क्या है? शिवांगी जी। आर्केइक वर्ड बेटा वे वर्ड होते हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो यूज से बाहर है, उनको आर्केइक वर्ड कहा जाता है। आपको उसको लिख लीजिएगा, आउटडेटेड वर्ड। आर्केइक की स्पेलिंग है ARCHAIC, आर्केइक, ARCHAIC, आर्केइक मीन्स आउटडेटेड वर्ड। इसके अलावा बेकन ने जो एसे लिखा है वे सब के सब कैसे एसे हैं? वे सब के सब जो है फॉर्मल एसे हैं। कैसे एसे हैं? फॉर्मल एसे। फॉर्मल एसे को आर्टिकल भी कहा जाता है। फॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज आर्टिकल। तो मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको समय ज्यादा लिया क्योंकि आप लोगों को भी नाश्ता करने का, खाने का समय हो रहा होगा। तो बस कंक्लूडिंग दिस सेशन हियर, और मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि कल जब आप मिलेंगे तो ये सारी चीजें तैयार करके मुझे मिलेंगे, जितने लोगों ने क्लास अटेंड किया है। फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि आप इस क्लास के बारे में सबको जरूर बताइए। दूसरी चीज, जो शाम वाले इस क्लास में आ रहे हैं, मैंने मैसेज किया था कि उन्हें ये ध्यान में रखना है कि वे इस बैच के टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना है उनको, दोज हु आर ज्वाइनिंग दिस क्लास। इस बैच का जो टर्म्स कंडीशन है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो उनको पहले मैसेज दिया गया है, पहले से ही बताया गया है। ठीक है।